बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन के साथ बैठी हुई लड़की पर जब मेरी निगाह पड़ी तो वहां से हटना ही भूल गई। मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। बिलाशुबा मलकूती हुस्न की मालिक थी। उसके चेहरे पर सजी एक मुस्तकिल मुस्कुराहट उसके हुस्न को दोबाला करती जा रही थी। खुदा जाने कौन है, मैंने दिल में सोचा। आज ही अपने भाई की शादी में पहुंचा था मैं। अभी तक सारे इंतजाम भाई ने अपने हाथ में ले रखे थे। मुझे देखते ही उन्होंने सुख का सांस दिया। यार, बड़े पक्के पर आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने भाई की शादी में ऐन वक्त पर शिरकत कर रहे हो। मैं तो काम कर कर के थक गया हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी नहीं बल्कि किसी और की शादी हो रही हो। मेरे बड़े भाई नासिर ने बेचारगी से ऐसा चेहरा बनाया कि मेरा कह कहा निकल गया। भाई, बस छुट्टी ही अभी मिली है तो भागा भागा मैं आया हूं। आप तो जानते हैं नई जॉब है, बहुत जल्द अपने शहर में मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर मुझे भी सहूलत हो जाएगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, जॉब मिलना भी आजकल बहुत मुश्किल है और महंगाई ऊपर से कहर बरसा रही है। तुम खुशकिस्मत हो, वरना आजकल के नौजवान तो आला डिग्रियों के बावजूद फुटपाथ पर धक्के खा रहे हैं। मैंने भाई की बात सुनते सुनते दुल्हन बनी भाभी के साथ बैठी लड़की की तरफ जब दोबारा निगाह की तो वो वहां पर मौजूद न थी। मेरी बेकरार निगाहें उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन मेरी ये बेकरारी भाई से छुपी न रही और वो एकदम से चौंक गए। आसिफ, क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? तो मैंने एकदम से भाई की तरफ देखा। वो बस एक दोस्त आया था, उसे देख रहा हूं। मैंने गड़बड़ाते हुए बात बनाने की कोशिश की। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे चंद दोस्तों को भी इनवाइट किया है, क्या वो पहुंच गए हैं? तो मैंने कहा, जी उन्हीं को बस देख रहा हूं। ठीक है, तुम उन्हें अच्छी तरह से बिठाओ और खिदमत मदारत करना, कोई कमी नहीं छोड़ना, फिर ये ना हो कि वो कुछ गिला करें। तो मैं सर हिलाता हुआ उनके पास से जाने लगा। निकाह का सारा इंतजाम भाई ने एक होटल में किया था। मेहमान भी 100 से ज्यादा न थे। मैं मुसलसल उस चेहरे को खोजने लगा जिसने मेरे दिल का चैन एकदम से ही छीन लिया था। अचानक वो मुझे दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठी नजर आ गई तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि ये फिर गायब हो जाए, कम से कम मुझे उससे तारुफ तो ले लेना चाहिए। ये सोचते हुए मैं उसके करीब गया। मिस, आपको कुछ चाहिए? तो उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी ब्राउन आंखों में वो सारे जंतर मंतर थे जिससे मैं एकदम ही घायल सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पल को हैरत उभरी और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। जी नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कौन हैं? मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। तो वो दोबारा मुस्कुराई। मुझे ये कहने में आर नहीं कि उसकी मुस्कुराहट इंतहाई कातिलाना थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका और उसके सामने ही कुर्सी पर ढेर हो गया। आप मुझे पहले कैसे देख सकते थे? उसने उल्टा मुझसे ही सवाल कर डाला। हम मिले ही पहली बार हैं। उसकी तरह उसकी आवाज़ भी बेइंतहा खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे मंदिर में चांदी की कई घंटियां बज रही हों। वो मुझे कदम कदम पर अपने जलवों से हैरान करती चली जा रही थी। अगर आप बुरा ना माने तो अपना नाम बता सकती हैं? तो वो फिर मुस्कुरा दी। मेरा नाम मनाहिल है। आपका नाम आपकी तरह ही खूबसूरत है। तो उसने शर्मा कर अपनी निगाहें झुका ली। आप क्या पढ़ती हैं? तो उसने फिर अपनी निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। जी, मैंने प्राइवेट एमए के पेपर्स दिए हैं। ओह अच्छा, आप एक स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह। तो उसने अपनी निगाहें फिर से झुका ली। मुझे ऐसा लगा जैसे इर्द गिर्द का सारा मंजर गायब हो गया हो, लेकिन जब वो निगाह उठाकर देखती तो लगता कि हर तरफ खूबसूरत मनाजिर ही मनाजिर हैं। मैं मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देख रहा था कि अचानक उसने नज़र उठाकर मुझे यह एहसास दिलाया कि इस तरह से देखना मायूब बात है। तो मैं गड़बड़ा सा गया। आप कहाँ रहती हैं? एकदम से मेरे मुंह से सवाल निकला तो वो बड़े आराम से बोली, अपने घर में। तो मैं हंसने लगा। वो तो हम सभी अपने घर में रहते हैं, लेकिन आप आई कहाँ से हैं? कमाल है, नासिर भाई ने हमारा तारुफ नहीं करवाया क्या? तो उसकी बात सुनकर मैं खज्जल सा हो गया और फिर वजाहत देते हुए बोला, दरअसल भाई की ये लव मैरिज हमसे बिल्कुल छुपी हुई थी। उन्होंने कभी भी इस हवाले से मुझसे बात नहीं की। मेरी जो ही तालीम मुकम्मल हुई थी तो मैंने आर्मी में अप्लाई कर दिया था। फिर मुझे वहाँ से कॉल लेटर आया तो मैं वहाँ चला गया। आज मैं 6 माह बाद अपने भाई की शादी में चंद दिन की छुट्टियाँ लेकर घर आया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द पोस्टिंग मेरे इसी शहर में हो जाएगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। ओह अच्छा, तो आप यहाँ पर नहीं थे जब उनकी शादी की बात चल रही थी? वो हैरान होकर बोली, जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझी। भाई ने अपनी शादी को तो बिल्कुल लड़कियों की तरह सीक्रेट रखा हुआ था। हाँ, अगर हमारी कोई बहन होती तो शायद वो किसी न किसी तरह से भाई से उगलवा ही लेती, क्योंकि बहनों को अपनी भाइयों की शादी का बड़ा अरमान होता है। तो यूं ये इतना बड़ा सीक्रेट ना बनता। लेकिन आप तो जानती होंगी कि हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है।
वालिदैन बचपन में ही गुजर गए और मुझे मेरे भाई ने पाला। बस हम दो ही भाई हैं। हालांकि मैं तो भाई से कब का शादी का कह रहा था, लेकिन वो ही नहीं मानते थे। खुदा जाने भाभी ने ऐसा क्या जादू किया कि मेरा भाई शादी के लिए तैयार हो गया। तो वो हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। आप भाई को कैसे जानती हैं? क्या उनके ऑफिस में आपका कोई फैमिली मेंबर काम करता है? तो वो मेरी बात सुनकर दोबारा से हंसने लगी। वैसे आपकी बेखबरी की दाद देनी पड़ेगी। ये जो स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हैं, मैं उनकी बहन हूं, यानी नासिर भाई की साली। तो मेरी आंखों में खुशियों के बेशुमार जुगनू जगमगाने लगे। अरे वाह, आपके साथ तो हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता निकल आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो वो फिर मुस्कुरा कर निगाहें झुकाकर बैठ गई। ये उसकी कोई खास अदा थी कि वो बात करते करते या मुस्कुराते हुए निगाहें झुका लेती। बहरहाल जो कुछ भी था, मैं पहली नज़र में ही उस पर फरीफ्ता हो चुका था। और फिर अब तो रिश्तेदारी ही निकल आई, तो यकीनन यहाँ पर मेरा रिश्ता होना अब कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बस भाभी खैर आफियत के साथ घर आ जाए तो भाई से बात करके मैं भी अपना घर बसा लूँगा। मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए सोचा। वो जहाँ मुझे बहुत सादा मिजाज लड़की लगी, वहाँ पर ही मुझे अपने इर्द गिर्द से बेनियाज भी लगी। आम लड़कियों की तरह उसके हाथ में मैंने कोई मोबाइल नहीं देखा। वो ज़्यादातर तो निगाहें झुका कर बैठी हुई थी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी इर्द गिर्द भी देख लेती। तो मुझे ये खामोश चुप चुप सी लड़की इंतहाई पुरअसरार भी लगी। वरना वो लड़की जो इतनी हसीन हो तो वो अपने हुस्न का मान कर करके ही शोख बन जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। वो जिस कदर हसीन थी उतनी ही सादा मिजाज और कम गो लगी। इसके तो बहुत ज़्यादा रिश्ते आते होंगे, मैंने दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाया। भला इतनी खूबसूरत लड़की के लिए कौन नहीं मरता होगा। हर एक उसे अपनी दस्तरस में लाने के लिए बेताब होगा। शायद तभी इसके अंदर कहीं कहीं बेनियाजी भी इसी वजह से आ गई है, क्योंकि वो अच्छे से अपने हुस्न की कदर व कीमत जानती है, तभी इतनी बेरुखी दिखा रही है। मैं हालांकि उसके करीब ही बैठा था, लेकिन उसने पलटकर मुझसे कोई सवाल न किया, बल्कि इधर उधर ही देखती रही। निकाह पढ़ाया जा चुका था और अब भाभी की रुखसती का टाइम हो गया। इतने में एक खातून जो इंतहाई बनी ठनी हुई थी, वो मनाहिल के पास आई और उसके कान के पास झुककर कहने लगी, सुंबुल के साथ रानिया चली जाएगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर वो खातून सीधी होकर खड़ी हुई और मुझ पर निगाह पड़ी। तो मैं अदब से खड़ा हो गया कि यकीनन ये भाभी की वालिदा होंगी। मैंने जब उन्हें अपना तारुफ करवाया तो वो मुझे खुशदिली से मिली। वो उसे घर भेजना चाह रही थी और इस बात से ही मेरा दिल उदास होने लगा। आंटी तो वहां से जा चुकी थी, क्योंकि अब भाभी को स्टेज से उतारा जा रहा था। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। अचानक ये जो मंजर मेरी निगाहों से गुजरा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मनाहिल के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस कदर मुकम्मल हुस्न के साथ मनाहिल ने अपनी कुर्सी के साथ रखी हुई बैसाखियां अपने हाथ में पकड़ी और बहुत तसल्ली के साथ वो खड़ी हुई और अपने बगलों के नीचे रखकर वो जाने लगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया है। फिर उसने अचानक पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैं अपने चेहरे और आंखों के तासुरात छुपाने में नाकाम हो चुका था। शायद वो मेरी यही तासुरात देखना चाहती थी कि थोड़ी देर पहले जो मोहब्बतें मेरे चेहरे पर नजर आ रही थी वो अब मान पड़ गई थी या अब भी बाकी हैं। लेकिन शायद वो मायूस हो गई थी। तभी एकदम उसके चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो उन बेसाखियों के सहारे आगे बढ़ गई। लेकिन मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। मैं कुदरत के, मैं उसे देखकर बेहद हैरान भी था और बैक वक्त परेशान भी। मेरा दिल पहली बार किसी लड़की पर धड़का था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल की धड़कन ही थम सी गई हो। भाई मुझे काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन मैं तो अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे फ्रीजी हो गया हूँ। अचानक वो मेरे करीब आए और कहने लगे, क्या बात है, चलो ना। फिर मेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर बोले, सब खैरियत तो है ना आसिफ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैंने फ़ौरन कहा। चले। और फिर हम भाभी को लेकर घर आ गए। लेकिन मेरे दिल से हर खुशी उचाट हो चुकी थी। भाभी के साथ वही खातून जो फुल मेकअप में मनाहिल से बात करती हुई मुझे हॉल में नजर आई थी, उन्होंने भाभी को उनके कमरे में पहुंचाया। रिश्तेदार हॉल से ही अपने अपने घरों में रुखसत हो चुके थे। घर में हम अब कुल 4 लोग थे। तो भाई ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि मेरी भूख ही उड़ चुकी थी और मैं हर चीज़ से बेजार हुआ जा रहा था। इसीलिए मैं अपने कमरे में लेट गया। थोड़ी देर बाद भाई मेरे कमरे में आए तो उनके चेहरे पर एक नाराज़गी सी थी। आसिफ, क्या बात है, घर में मेहमान आए हुए हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ जाते या उनसे खाने का ही पूछ लेते। ये कौन सा तरीका है कि तुम आकर कमरे में लेट गए हो? एक तो तुम शादी में लेट आए और अब भी तुम कोई कोऑपरेट नहीं करवा रहे। वो बाकायदा मुझ पर शिकवा कोना थे
और मैं एकदम से शर्मिंदा हो गया। मैंने अपनी परेशानी को खुद पर इतना हावी कर लिया कि मैंने ये भी न सोचा कि मेरे भाई का कितना अहम दिन है आज, और मैं उन्हें बिल्कुल भी प्रोटोकॉल नहीं दे पाया, बल्कि इस अहम दिन भी मैं खुद ही को लेकर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई नासिर से माजरत की। असल में भाई, सफ़र में भी सर चकरा रहा था और फिर आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिला। सारी रात का सफ़र था, तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आप प्लीज़ नाराज़ ना हो। मैं अभी आंटी को ना सिर्फ कंपनी देता हूँ बल्कि खाना भी लगवाता हूँ। मैं जो ही बाहर निकलने लगा तो नासिर भाई ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया और फिर एकदम से मुझे गले लगाते हुए बोले, आसिफ, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो बेटा। क्या बात है? जो भी बात हो मुझसे मत छुपाना। मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि दोस्त भी हूँ। उनकी बात सुनकर मैं जज्बाती हो गया और रो पड़ा। काश अम्मी अब्बू उस दिन मौजूद होते तो मेरी बात सुनकर नासिर भाई आपदीदा हो गए। बस यार, अल्लाह के काम है, जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतनी ही दुनिया पर गुजारता है। यकीनन आज हमारे वालिदैन होते तो बहुत खुश होते, लेकिन अब भी वो हमारी खुशियों को देखकर यकीनन दुआ को होंगे। नासिर भाई का गला एकदम से रुंध गया, तो मैंने भी खुद को संभाला और भाई को तसल्ली देते हुए बाहर निकला। न जाने क्यों मुझे आंटी पहली नज़र में ही कुछ अजीब सी लगी। मैं उनके पास से गुजरा तो वो अपने मेकअप को ठीक कर रही थी। एकदम से मेकअप मिरर को बैग में डालकर मुझे इंतहाई तीखी नज़रों से देखा। न जाने क्यों उनका अंदाज मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं सर झटकते हुए किचन में गया। पैक खाना मैंने प्लेटों में लगाया और खाने की ट्रे से जाकर मैं आंटी के पास ले गया और उनके सामने पड़ी हुई टेबल पर ट्रे को रख दिया। दूसरी ट्रे मैंने भाई और भावच के लिए तैयार की कि भाई एकदम से ही किचन में आ गए। खाना सब पूरा हो जाएगा, ये कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं भाई, सब बहुत ज़्यादा है, ये भी बच जाएगा, और सभी तकरीबन मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। आप बस ये भाभी के कमरे में ट्रे ले जाएं, उन्हें यकीनन भूख लगी होगी। तो नासिर भाई ने मेरे हाथ से ट्रे ली और कमरे की तरफ चल दिए। मैंने बिना चाहते हुए आधी प्लेट बिरयानी और 2 शामी कबाब लिए और वहीं बैठकर खाने लगा कि अचानक आंटी किचन में आ गई। तो मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। आंटी, कुछ चाहिए आपको? तो मुझे आवाज़ दे देती। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि बाहर मेरे साथ आके खाना खा लो, अकेले क्यों खा रहे हो? तो मैं प्लेट उठाकर उनके पास ही चला गया। वो इंतहाई बातूनी खातून थी, जो ज़बान से तो बात कर रही थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो आंखों से भी बात करने का फन जानती हो। वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी, जिनका मैंने उन्हें शाफी जवाब दिया, तो वो बहुत खुश हुई। फिर नासिर भाई की बहुत तारीफ़ें करने लगी, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे भाई हैं ही तारीफ़ के काबिल, और फिर उन्हें भाई के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे अम्मी अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा और मेरे तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। वो ये सारी बातें इंतहाई हैरत से सुन रही थी। खाना ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। फिर चाय के लिए पानी चढ़ाया ही था कि भाई किचन में आ गए। हाँ भाई, तुमने कुछ खाया या नहीं? मैंने उन्हें बताया कि जी, मैंने तो आंटी के साथ ही बैठकर खा लिया है, अब चाय बना रहा हूँ। तो भाई मेरी बात सुनकर एकदम से खिलखिला उठे। अरे यार, चाय की बहुत तलब हो रही थी, तुमने बहुत अच्छा किया कि चाय बना रहे हो, मैं बस इसीलिए किचन में आया था। आप बैठे, मैं चाय लेकर आता हूँ, मैंने उन्हें कहा तो वो फ़ौरन ही बाहर चले गए। अरे नासिर मियाँ, मुझे तो कोई कमरा दिखा दो, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, आंटी ने कहा। तो नासिर भाई उन्हें लेकर एक बेडरूम में आ गए। आंटी, बस चाय बनती है, वो पी लीजिएगा, थकावट दूर हो जाएगी। आसिफ बहुत अच्छी अदरक की चाय बनाता है। तो आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, क्यों नहीं, मैं ज़रूर पीऊँगी। भाई उन्हें बेडरूम में बिठाकर सीधा किचन में आए। यार, चाय कब तक बन जाएगी? तो मैंने कहा कि बस चाय दम पर है, आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। सबको चाय सर्व करने के बाद मैं कमरे में आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। मैं मुसलसल मनाहिल के बारे में ही सोच रहा था और दिल ही दिल में खुद को टटोलने लगा कि कहीं अब भी मैं उस लड़की के लिए मोहब्बत से सोच रहा हूँ या नहीं। तो मुझे कुछ समझ ना आया। सारी रात मनाहिल की सूरत मेरी निगाहों के सामने चकराती रही। न जाने कब आंख लगी कि अचानक सुबह मेरा दरवाज़ा ज़ोर से दस्तक होने पर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। आसिफ, तुम जाकर नीचे से हलवा पूरी, मुर्ग छोले और रोगनी नान ले आओ, चाय घर में बना लेंगे, क्या ख्याल है? तो मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस हाथ मुँह धो लूँ। मैं जब नाश्ता लेकर घर पहुँचा तो लाउंज में मुझे मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। तो मैं एकदम से ठिठक कर वहीं रुक गया। ये तो मनाहिल की आवाज़ थी। मैंने एकदम लाउंज में झांक कर देखा तो सामने सोफे पर मुझे बैठी हुई नजर आई। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। धुले धुलाए चेहरे के साथ सादा सा प्रिंटेड लॉन की कमीज शलवार पहने वो किसी अप्सरा से कम नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके चेहरे से होती हुई मेरी नज़रें जब उसकी टांगों की तरफ गईं तो ऐसा लगा जैसे कोई फंसू एकदम से ख़त्म हो गया हो। वो एक पाँव से लग रही थी, इसीलिए वो बैसाखी का इस्तेमाल करती थी। अचानक मुझे लाउंज के दरवाजे में खड़े देखकर वो चौंकी
और जो ही हमारी नज़रें टकराईं तो उसकी आंखों में एक मानूस सी चमक उतरी। लेकिन मैं फौरन ही वहाँ से किचन में आ गया तो भाई भी आ गए। हाँ भाई, सब ले आए? भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि जी सब ले आया हूँ। तो मनाहिल से मिले? ये मेरी इकलौती साली है। जी भाई, मेरी कल मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, बहुत ही केयरिंग। बस पोलियो की वजह से इसकी एक टांग में थोड़ा सा नुक्स आ गया है, इस वजह से इसके रिश्ते नहीं हो रहे। जाहिर है आजकल अच्छी भली लड़कियों के रिश्ते में लोग मीन मेख निकालते हैं। ये तो सामने का नुक्स है, लोग कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो मैंने उनकी बात की तायद में सर हिलाया। लेकिन न जाने क्यों भाई की बात मेरे दिल में घुप सी गई कि इतनी प्यारी लड़की सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट हो रही है। ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है। तो क्या मैं जालिम नहीं? अचानक मेरे अंदर से एक आवाज़ आई तो मैं शर्मिंदा सा हो गया। अगर इसमें ये नुक्स ना होता तो मैं फौरन ही भाई से इसके रिश्ते के हवाले से बात कर चुका होता। लेकिन अब अपनी ही ज़मीर की आवाज़ सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया। अफसरदगी की एक लहर मेरे दिल में उठी, जिसे दबाते हुए नाश्ता टीवी लाउंज में लेकर गया, जहां पर वो आंटी इतनी सुबह सुबह भी फुल मेकअप के साथ बैठी हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इस खातून का सिवाय मेकअप के और कोई काम नहीं। इस उम्र में हमारी ख़वातीन कहाँ इतना मेकअप करती हैं? मुझे बड़ी उलझन सी होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने मनाहिल को देखा तो वो इंतहाई पुरसुकून अंदाज में छोटे छोटे निवाले लेकर खा रही थी कि अचानक उसने मेरी तरफ देखा। आप भी कुछ खा लेना, उसने मुझे कहा। तो मेरी और उसकी निगाह जब टकराई तो मैं खजल सा हो गया, क्योंकि मैं मुसलसल उसी को देख रहा था और वो भी ये बात जान चुकी थी। इसीलिए मुझसे बात करके उसने मुझे एक तरह से एहसास दिलाने की कोशिश की। मैंने अपना सर झुकाया और फिर एकदम से एक फैसले पर पहुंचा। भाई के वलीमे के बाद मैंने उनसे मनाहिल के हवाले से बात की। नासिर भाई ने जब मेरी बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हुए। अरे यार आसिफ, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैं दिल से चाहता था कि ये लड़की हमारे घर में आए। लेकिन मैं तुम पर अपना कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रहा। कि तुम कहते हो तो मैं आज ही आंटी से बात कर लेता हूँ। क्या ख्याल है, एक छोटी सी तकरीब में निकाह करके बच्ची को ले आते हैं? क्या कहते हो तुम? तो मैंने फ़ौरन अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और फिर मेरी शादी मनाहिल के साथ हो गई। उजला उरूसी में जब मैं उसके करीब गया तो वो एकदम से बिदक कर पीछे हट गई। मैंने सोचा कि शायद सुहागरात के डर की वजह से खौफजदा है, तो मैंने भी उसे तंग करना ज़रूरी न समझा। लेकिन जब अगली रात भी उसने ऐसा ही तरीक़ा किया तो मैं सटपटाते हुए बाहर आ गया। अलबत्ता हर गुजरते दिन वो मेरी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन बस मुझे अपने करीब ना आने देती। और जो ही रात होती तो बैठक वाले कमरे में अपनी काली चादर लेकर जाती और ओढ़ कर लेट जाती। मैं कई बार उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होता तो अंदर से मुझे उसके हल्के हल्के रोने की आवाज़ें सुनाई देती, तो मुझे बहुत ही ताज्जुब होता। सुबह जब वो उठती तो उसके पास पैसे ही पैसे होते, जिसमें से वो आधे पैसे अपने घर वालों को दे देती, और मैं जब उससे उन पैसों के हवाले से पूछता तो वो मुझे अक्सर गोलमोल जवाब दे देती। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए मैं दोबारा अपने यूनिट में चला गया। मुसलसल मनाहिल पर अटका हुआ था कि वो इतनी अजीब व गरीब हरकत क्यों करती है। मैं 1 महीने बाद दोबारा छुट्टी लेकर जब घर आया तो उसके तरीक़ाकार में रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क ना था। मैं इस सिलसिले में भाई से भी कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला था। भाई और भाभी को मैं बहुत ही खुश देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ मेरी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल और नाकाबिले फ़हम बन चुकी थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैंने एक दिन मनाहिल से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की कि शायद इसका कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तो मैं इसे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा देता हूँ। तो उसने इतनी खूबी से बात बनाई कि मुझे चुप हो जाना पड़ा। नासिर भाई और भाभी हनीमून टूर पर नॉर्दर्न एरिया में चले गए थे, लिहाजा मुझे अपनी छुट्टी को बढ़ाना पड़ा। लेकिन जितने दिन मैं छुट्टी लेकर घर रहा, मनाहिल ने हक़ ज़ौजियत अदा करने न दिया। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं इस मामले का हल निकाल कर ही रहूँगा। रात होते ही मनाहिल जब अपनी काली चादर लेकर बैठक में गई तो थोड़ी देर बाद मैं भी बैठक में दाखिल हो गया। मनाहिल काली चादर ओढ़े बेड पर लेटी थी। ये मंजर देखकर मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने जो ही उसकी काली चादर उठाई तो चादर के नीचे तकिए पड़े हुए थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि आखिर मनाहिल कहाँ गई, वो भी रात के इस पहर। तभी मुझे बैठक के साथ छोटे कमरे से मनाहिल की दबी दबी सी आहें सुनाई दे रही थीं। मैं फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि वो किसी मर्द के साथ इंतहाई नाज़िबा हालत में मौजूद है। वो मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं गला फाड़ कर चीखा कि अचानक मनाहिल सहम गई। मुझे देखकर उस मर्द ने फौरन अपना लिबास पहना और कमरे से भाग गया, जबकि मनाहिल ने बेड पर रखी चादर को अपने ऊपर डाल लिया। ये सब तुम क्या कर रही थी?
जिसके साथ तुम्हारा शरई हक है उससे तो तुमने हाथ भी न लगाने दिया, और इस शख्स के साथ हरामकारी करते हुए तुम्हें अपने और मेरे रिश्ते का बिल्कुल ख्याल ना आया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने जो ही पहली तलाक दी तो वो मुझे रोकने के लिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुंह के बल गिर गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। तलाक मत देना मुझे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं बहुत मजबूर थी क्योंकि नायिका को पैसे देने हैं, तो मैं ना समझते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा कि हम दोनों बहनों का ताल्लुक कोठे से है। तुम्हारे भाई को मेरी बहन पसंद आ गई, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं थी जो नायिका की डिमांड पूरी कर सकती, और मैं चाहती थी कि हम दोनों बहनें इस गलाजत से बाहर निकल जाएं। मेरा तो इस गलाजत से निकलना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन बाजी के लिए मुझे एक अच्छा सबब जब नजर आया तो मैंने फैसला किया कि मैं अपना जिस्म बेचकर बाजी की रकम नायिका के मुंह पर मार दूंगी, ताकि बाजी खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार सके। आपके भाई के पास इतनी रकम नहीं थी, और चंद दिनों में बाजी की नथ कोठे के कानून के मुताबिक उतार ली जाती, फिर उनको बचाने की कोई सूरत न होती। इसीलिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी, वरना नायिका कोई भी रियायत न बरतती। और यह मुआहिदा मेरे और नायिका के दरमियान हुआ था। इस बारे में बाजी को भी कुछ पता नहीं है, और ना ही मैं कभी उन्हें ये बताऊंगी। जाने क्यों उसकी सारी कहानी सुनने के बाद मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देखता, जो मुझे पहले दिन की तरह ही मासूम और बेरिया लगा। मुझे ये लड़की किसी और जहां की लगी, जो अपनी बहन को बचाने की खातिर अपनी इज्जत और जान दांव पर लगा बैठी थी। और मैं ऐसी लड़की को जज्बात में आकर छोड़ने की बात कर रहा था। कुर्बानी और अजमत की मिसालें इस दौर में मनाहिल पर आकर ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा और ज़मीन पर बैठकर रोने लगा, तो मनाहिल भी खुद को घसीटते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने जानबूझकर खुशी से ये रास्ता नहीं चुना आसिफ। इस रास्ते पर चलते हुए मेरी रूह तक जख्मी है, लेकिन मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम में से कोई एक तो इस गंदे माहौल से निकलता। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मैं जानती थी कि आपकी भी महदूद सी आमदनी है, आप भी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मुझे हर सूरत में नायिका की डिमांड पूरी करनी थी, और मजबूरी में हराम खाने की इजाज़त तो इस्लाम भी देता है। आप मुझे बताएं कि इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन क्या था। वो रोते हुए मुझसे सवाल कर रही थी, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसे छोड़ने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। मैंने एकदम से उसके आंसू साफ किए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पैसों का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन आइंदा तुम ये काम नहीं करोगी। उसने थके हुए मुसाफिर की तरह मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक औरत को नहीं, बल्कि एक इंसान को जिल्लत के कड़े में गिरने से बचा लिया हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।